नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। अब सर, ये किरण प्रकाशिकी का अर्थ क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को अपन समझे कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो तरंग तो सर इस प्रकार से चलती है, आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग इतना फिजिक्स पढ़ के आए हैं कि सर तरंग तो इस प्रकार से चलती है। लेकिन जब दूरी प्रकाश के द्वारा जो तय की जाने वाली दूरी है, अगर वो बहुत ज्यादा है, मान लो कि हम बात करें सूर्य की, और ये है हमारे पास पृथ्वी। अब सर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश तरंग इस प्रकार से चलते हुए आती है, लेकिन क्योंकि ये दूरी इतनी लंबी है कि ये जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो गति हो रही है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और मान सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो प्रकाश जब एक सीधी रेखा में गति करता है, या प्रकाश जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जब वो एक सीधी रेखा में गति करेगा तो हम उसे किरण कहेंगे। तो सर एक किरण क्या है? किरण है सीधी रेखा में चलता प्रकाश या चलती प्रकाश तरंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? किरण। तो बहुत बेसिक, अपन ने कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा का उपयोग नहीं किया है। यहां पे हम लोगों ने समझा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, एक प्रकार की ऊर्जा है। और सर ये विद्युत चुंबकीय तरंगें तो कई प्रकार की होती है। अब प्रकाश जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो इस प्रकार से अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और इस तरह से गति करती है। लेकिन जब ये लंबी दूरी तय करती है तो इसके द्वारा चली गई दूरी बहुत बड़ी होती है और तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तो हम मान लेते हैं कि प्रकाश लगभग सीधी रेखा में गति कर रहा है। ठीक है। और जब प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है तो हम इसे कहते हैं किरण। बात समझ में आ रही है? और जब हम प्रकाश को सीधी रेखा में चलता हुआ मानते हैं, उसको तरंग की तरह ट्रीट नहीं करते हुए किरण की तरह ट्रीट करते हैं, तो प्रकाश का जो अध्ययन है, प्रकाश की स्टडी है, वो कहलाती है किरण प्रकाशिकी। क्लियर है? तो सर ये हो गया किरण प्रकाशिकी। अब प्रकाश के कुछ गुण भी हमको याद होने चाहिए। प्रकाश के गुण, तो सर प्रकाश के कई सारे गुण हैं वैसे तो, लेकिन अभी इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस गुण के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य है सर, वो किस रेंज में आती है? तरंग दैर्घ्य। तो सर जो विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य जो कि प्रकाश है, उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसको हम लोग यहां लिख भी देते हैं। किसकी तरंग दैर्घ्य है बेटा? ये तो ये है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। कहां से कहां तक होती है बेटा? तो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, ये इसकी एक्चुअल रेंज है। अब इसको अपन लगभग 400, इसको लगभग 800 लिख सकते हैं। ठीक है।
इसको आप चाहे तो एंगस्ट्रॉन में बदले तो देखिए नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में कभी भी बदलना हो तो अपन एक जीरो बढ़ा देते हैं, 7800 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है सर। प्रकाश के वेग की बात करें तो बेटा जो प्रकाश है, प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वायु में वेग, तो वायु में निर्वात में भी अपन इसको बोल सकते हैं। वायु में या निर्वात में जो वेग है इसको हम स्मॉल सी से दर्शाते हैं। मान होता है इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये जो मान है बेटा अपने को याद ही होना चाहिए। और इसके अलावा सर अन्य माध्यमों में क्या प्रकाश का वेग बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। जब प्रकाश पानी में चलता है, जल में, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, कांच में चलता है तो और कम हो जाती है। तो वायु या निर्वात में वेग इतना है, लेकिन जल में और कांच में इसका वेग बदल जाता है। ठीक है, बात करें आवृत्ति की सर, तो प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है। माध्यम पर नहीं, माध्यम पर नहीं। अब इस बात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ अपन समझते हैं बेटा कि जब हम एक प्रकाश को लेते हैं और हम बात कर रहे हैं सर, ये मान लीजिए कि पानी ही हमने उदाहरण के लिए ले लिया है, ठीक है। तो यहां से जब प्रकाश आ रहा था इस जगह, तो मान लीजिए कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्योंकि 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो मान लीजिए हमने 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है इसकी, और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के साथ ही इसका जो वेग है यह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और आवृत्ति भी अपन मान लेते हैं 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया है, ठीक है। तो जब यह माध्यम बदलेगा तो ये तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। अब यहां जो तरंग दैर्घ्य हो जाएगी बेटा वो लैम्डा डैश हो जाएगी। कितनी होगी वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। प्रकाश की जो स्पीड है सी डैश, ये भी बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति जो है जिसको हम न्यू से दर्शाएंगे ये है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये अभी भी उतनी ही रहेगी। ऐसा क्यों बेटा? वायु से जल में आ गए हम, माध्यम जो है गैसीय माध्यम से द्रवीय माध्यम में, हम द्रव माध्यम में आ गए, तो तरंग दैर्घ्य भी बदल गई है, प्रकाश की चाल भी बदल गई है, लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति है बेटा वो नहीं बदली है। क्यों नहीं बदली है? क्योंकि प्रकाश की जो आवृत्ति है वो स्रोत पर निर्भर करती है, मतलब वो बल्ब जिससे प्रकाश निकल रहा है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। और इन सभी में संबंध दर्शाने वाला सूत्र है न्यू = c/λ। यहां पे कौन क्या है तो हम लिख देते हैं बेटा, न्यू जो है ये आवृत्ति है, इसको, ये आवृत्ति को हम इससे दर्शाते हैं, और इसको पढ़ते क्या है बेटा? इसको पढ़ते हैं न्यू, ठीक है। ये जो c है ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग है, और ये किसमें है बेटा? ये है वायु में या निर्वात में। और सर लैम्डा क्या है? तो लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और ये भी किसमें है बेटा? ये भी है वायु में। क्लियर है? तो एक बेसिक हमने बात कर ली है, प्रकाश के कुछ बेसिक गुण, 4-5 गुण अपने को पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम और नए टॉपिक की चर्चा करते हैं बेटा। नया जो टॉपिक है, ये तो एक बेसिक हमने चर्चा कर ली है। पहला टॉपिक इस चैप्टर का वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब सर ये प्रकाश का परावर्तन है क्या चीज?
प्रकाश का परावर्तन बेटा, एक हमारे पास दर्पण है, एक प्रकाश किरण आती है, इस दर्पण से टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है। देखो ध्यान से, प्रकाश वायु से आया था, प्रकाश का जो माध्यम था आने का वो वायु था, ठीक है। और प्रकाश कांच से टकराने के बाद कहां गया सर? तो ये वायु में ही गया वापस। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट गया है। तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से, चमकदार सतह से टकराता है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिससे कि वह आया था, तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब परावर्तन में ये जो गिरने वाली किरण है इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको हम इंसिडेंट रे यानी आईआर से भी दर्शाते हैं। ये जो वापस लौट के जा रही है परावर्तन के बाद जो किरण, इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो इसे हम लोग आर आर से दर्शाते हैं। ये जो आपतित किरण है ये इस रेखा से, इस रेखा को बेटा हम अभिलंब कहते हैं ना, ये भी लिख देता हूं मैं, इस रेखा को कहा जाता है अभिलंब। तो सर ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही होती है इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही होती है इसे कहते हैं हम परावर्तन कोण आर। तो यहां जो आई है इसका नाम है आपतन कोण, और ये जो आर है इसका नाम है परावर्तन कोण। क्या बात क्लियर है? आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बना रही है वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण जितना अभिलंब से कोण बना रही है वो परावर्तन कोण। अब सर परावर्तन के कुछ नियम भी है, परावर्तन के कुछ नियम भी है। क्या क्या नियम है? तो यह नियम में ही कह के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोल देते हैं, इसको ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले कि I बराबर R, सबसे पहला नियम कि ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण R के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, जो आवृत्ति है न्यू, वेग है c यानी प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, और लैम्डा जिसे हमने कहा था प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब मुझे यहां लिखना जरूरी नहीं है कि यह वायु में तरंग दैर्घ्य और वायु में चाल है, ये बात अपने को अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये अपरिवर्तित रहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस समय प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, प्रकाश की चाल नहीं बदलती और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलती। क्लियर? ठीक है, चलिए। जब परावर्तन होता है बेटा तो एक चीज और अपने को याद रखना है कि जब भी, वैसे तो जरूरत नहीं है पर एक बहुत बेसिक पॉइंट आता है हमेशा से ही, है ना, पर अपन देख लेते हैं। चलिए कि जब भी बेटा ठोस सतह से परावर्तन होता है, ठोस सतह से परावर्तन, जैसे कि ये दर्पण है तो ये 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है। ठोस सतह से परावर्तन 180 डिग्री, या इसको हम लिखते हैं बेटा पाई रेडियन का कलांतर
उत्पन्न करता है। क्लियर है? ये हो गया सर बात परावर्तन की। अब ये जो दर्पण मैंने बनाया ना बेटा, यही हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब सर ये समतल दर्पण क्या चीज है? तो बेटा एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तन करने वाली सतह, जिसको हम कहेंगे परावर्तक सतह, ये अगर बिल्कुल सीधी सपाट है, ये प्रकाश आया, टकराया और टकरा करके वापस लौट गया, तो परावर्तन इस सतह से हुआ है ना। पीछे जो मैंने यहां पे ये कांटेदार सतह बनाई हुई है, ये वास्तव में पॉलिश है, ये पॉलिश है, ठीक है। और ये यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये समतल सतह है। तो प्रकाश का परावर्तन जिस सतह से हो रहा है बेटा, अगर वो सतह समतल है, सपाट है, सीधी है, तो हम इस दर्पण को कहेंगे समतल दर्पण। आगे हम गोलीय दर्पण की भी चर्चा करेंगे, फिलहाल हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। सर ये समतल दर्पण है, ठीक है। अब समतल दर्पण के भी कुछ गुण है बेटा, जिसमें से कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला, समतल दर्पण का जो गुण है, जो सबसे पहला गुण है, वो बेटा इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताता है कि सर ये एक दर्पण है, मान लीजिए यहां पे एक वस्तु रखी हुई है और ऐसी की ऐसी ही वस्तु, मतलब ये वस्तु है हमारे पास और ये इसका है प्रतिबिंब, और ये है हमारा दर्पण। क्लियर है? चलिए, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है समतल दर्पण के द्वारा, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहली बात देखो, इस प्रतिबिंब का सर ऊपर है और वस्तु का सर ऊपर है, और प्रतिबिंब का भी सर ऊपर है। वस्तु के पैर नीचे हैं, प्रतिबिंब के पैर भी कैसे हैं? नीचे हैं। इसका अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बना है, वैसा ही बना है जैसा कि वस्तु थी। तो जब भी सबसे पहले बात करें कि प्रतिबिंब सर कैसा बनेगा, तो कई सारी बातें हैं। सबसे पहला कि प्रतिबिंब बनेगा सर सीधा। अच्छा, जब प्रतिबिंब उलट जाता है, पलट करके प्रतिबिंब बनता है, जैसे वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बन गया, तो जब प्रतिबिंब पलटता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन ये प्रतिबिंब बिना पलटे बना है, तो हम इसे कहेंगे कि आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब, सीधा और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए सर, ये बात समझ में आ गई। आगे देखें कि सर ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है। तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब वस्तु जो है दर्पण से d दूरी पे रखी थी, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से d दूरी पर बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है ना बेटा, ये समान दूरी पर बनेगा, समान दूरी पे बनेगा और सर समान आकार का बनेगा। अब समान आकार का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर वस्तु की हाइट h है, तो प्रतिबिंब की जो हाइट होनी चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए? h होनी चाहिए। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, समान दूरी पे बनेगा, समान आकार का बनेगा। एक और चीज समझिए जो अक्सर प्रश्न में भी बच्चे को परेशान करती है, कि ये दर्पण के सामने वाला हिस्सा है जहां पे वस्तु रखी है। दर्पण के सामने जब भी बोले मतलब दर्पण के इस तरफ, परावर्तक सतह की तरफ, और पॉलिश की तरफ वाले हिस्से को हम कहते हैं दर्पण के पीछे। तो यहां पे एक बात और हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे।
ठीक है, तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसके इतने गुण अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, गुण नंबर 2 की बात करते हैं। पहला गुण है समतल दर्पण से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट था। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कि समतल दर्पण में एक ऐसी घटना होती है बेटा जो और किसी दर्पण में नहीं होती, इसको कहा जाता है पार्श्व व्युत्क्रमण, है ना। मतलब किसी भी गोलीय दर्पण में आपको पार्श्व व्युत्क्रमण नहीं देखने को मिलेगा। सर ये पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है बेटा साइड बदल जाना। अब सर ये कैसे होता है, ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो बेटा जब आपसे अगर कोई अचानक से पूछता है कि समतल दर्पण में, अगर मैं ये बताता नहीं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और आपसे सीधे सीधे पूछता कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो 50% से ज्यादा जनता बोलती कि सर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब वो उल्टा क्यों बोलती? अब उनको ये नहीं पता कि वो उल्टा नहीं है, उसको हम बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रमित प्रतिबिंब है। उसकी साइड बदली है, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं बदला। उल्टे का अर्थ है कि पैर ऊपर बन जाते और सर नीचे बन जाता प्रतिबिंब में, तो हम बोलते उल्टा है। तो जिसको आपके मन में उल्टा क्यों आ रहा था? आपके मन में उल्टा आ रहा था इस वजह से कि जैसे अगर मान लो कि मैं के ले लेता हूं और दर्पण मैंने ऐसे बना लिया, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब देखो क्या हुआ है कि यहां जो लेफ्ट साइड था, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये जो सीधी रेखा बनी है लेफ्ट की है, पर ये तो सर यहां तो राइट बन गई है। और जो राइट था इस ग्रेटर देन वाला साइन, लेस देन वाला साइन, वो अब बन गया सर लेफ्ट। तो देखो लेफ्ट और राइट बदल गए। इस घटना को कहा जाता है पार्श्व व्युत्क्रमण। जैसे इसका एक उदाहरण हम और लेते हैं। एक घड़ी बना दूं मैं, एक घड़ी बना दूं जिसमें संख्याएं नहीं लिखी है। संख्याएं नहीं लिखी है, केवल इस तरह से लाइंस बनी हुई है। और आपसे यहां पूछूं कि इस घड़ी में कितनी बज रही है, तो आप बता सकते हैं सर कि इस घड़ी में 3 बज रही है सर। और अगर बीच में दर्पण लगा दूं और पूछूं कि बताओ इसका अगर मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा तो उसमें कितनी बज रही होगी, उसमें जब प्रतिबिंब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि कितनी बज रही है? तो सर अब क्योंकि इसमें पार्श्व व्युत्क्रमण होगा, साइड बदल जाएगी। ये जो राइट साइड की तरफ मुड़ा हुआ कांटा है ये लेफ्ट में मुड़ जाएगा और सीधा वाला तो सीधा ही रहेगा सर। तो ये क्या हो गया सर? ये तो 9 बज रही सर इसमें। तो ये है प्रतिबिंब। तो वस्तु वाली जो घड़ी है इसमें अगर 3 बज रही है तो प्रतिबिंब वाली घड़ी में 9 बज रही। क्यों बज रही है? क्या इसने प्रतिबिंब को उल्टा बना दिया? नहीं, इसने प्रतिबिंब को पार्श्व व्युत्क्रमित बना दिया। इसने ऊपर और नीचे वाले हिस्से को नहीं बदल दिया कि कांटा ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट। बात क्लियर है? तो ये दूसरा पॉइंट है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 ये है बेटा विचलन। अगर अपने से कोई पूछे सर विचलन, और विचलन को हम डेल्टा से दर्शाएंगे इस चैप्टर में, तो ये विचलन क्या चीज है? तो विचलन या विचलित होना, इसका अर्थ अपने को समझ में आता है। ये अपना अभिलंब है बेटा, प्रकाश आया यहां से, आपतन कोण जो है आई है, ठीक है। अब सर इस दर्पण से प्रकाश आके टकराया है, टकरा करके वापस चला गया है, और ये अपवर्तन कोण है, लेकिन अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। अभी देखा था क्या हमने? ये लिखा था कि आई हमेशा आर के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, तो आर की जगह भी मैंने आई ही लिख दिया। अब खुद से अपन सोचे कि अगर यहां पे दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधी रेखा में निकल जाता। मतलब प्रकाश का रास्ता ये था चलने का, लेकिन दर्पण बीच में आने की वजह से प्रकाश इतने कोण से मुड़ गया है, और इसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। प्रकाश अपने मुख्य मार्ग से जितने कोण द्वारा मुड़ जाता है उसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण।
क्लियर है? चलिए सर, इसको कैसे निकाले जाए? तो बहुत अच्छे से आप समझिए इस बात को कि किसी भी सरल रेखा के एक तरफ जो टोटल कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, और दूसरी तरफ भी 180, मतलब दोनों तरफ का ले लोगे तो 360। बहुत बेसिक बात। तो इस रेखा के एक तरफ जो टोटल कोण है वो 180 होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, यहां देखो तीन कोण है, आई और डेल्टा, तो मैं आई प्लस डेल्टा बराबर 180 लिख दूं। तो आई और आई हो गया 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, या 2i इधर आ जाएगा तो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। ये आ गया सर विचलन कोण। तो विचलन कोण का सवाल कभी अगर आता है, आप डायरेक्ट सूत्र भी याद रख सकते हैं कि एक दर्पण है और एक दर्पण में प्रकाश आके टकराता है, वापस लौटता है, और आपसे पूछा जाता है कि सर विचलन कोण कितना है, तो आप सीधे आपतन कोण आई का मान यहां रखें और टोटल आंसर अपन निकाल लें। मान लीजिए कि प्रकाश 30 डिग्री के कोण से आपतित होता है, तो 30 इंटू 2 60, 180 माइनस 60 आ जाएगा 120। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसलिए अपन इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सर अगर दो दर्पण होते, दो दर्पण, तो सर ये जो दो दर्पण है, दो दर्पणों के लिए विचलन कोण अगर कोई अपने से पूछे तो याद रखना यहां पे ऐसा केस होता है, इसको आप याद ही रख लें। डायरेक्ट फॉर्मूला ही, दोनों का ही फॉर्मूला ही याद रखें खास। मान लो दो दर्पण के बीच का कोण थीटा है और प्रकाश आता है सर, ऐसे टकराता है सर, इधर जाता है, इधर जाता है, प्रकाश ऐसे जाना था, ऐसे निकल गया, ये कोण है टोटल विचलन कोण। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये ऐसे ही निकालेंगे। एक दर्पण के लिए 180 अपन लोगों ने लिया था, तो डेल्टा निकालने के लिए 360 लेंगे क्योंकि दो दर्पण है, और माइनस 2i की जगह 2 थीटा लेंगे बेटा। 2 थीटा क्यों? क्योंकि हमारे पास सवाल में थीटा ही होता है, यहां थीटा आपतन कोण नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जहां थीटा क्या है, तो थीटा है बेटा दर्पणों के मध्य का कोण। क्लियर है? चलिए सर, हमने कितने गुण पढ़ लिए बेटा? तो ये हमारा तीसरा गुण था। गुण नंबर 4 हम पढ़ेंगे। गुण नंबर 4 वो है प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या। देखिए, इसमें वैसे तो बहुत सारे केसेस भी अपन बना सकते हैं, पर इन जनरल, क्योंकि इस पर से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बहुत पहले इसके क्वेश्चन आया करते थे, तो प्रतिबिंबों की संख्या को अगर मैं n बोल दूं, और सवाल कैसा आता है बेटा? सवाल आता है कि आपको दो दर्पण दे दिए गए हैं, मान लीजिए इसको मैंने बोला मिरर 1 और इसको मैंने बोला दर्पण नंबर 2 यानी मिरर 2, और इनके बीच का कोण है थीटा। सवाल आता है कि सर हमने ना यहां पे एक वस्तु रख दी है, तो बताना है आपको कि इसके ये दोनों दर्पण मिलकर के कितना प्रतिबिंब इसके बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रतिबिंब इसके बनाएंगे, और प्रतिबिंबों की संख्या n को ही हमको निकालना है। तो इसको सवाल करना काफी आसान है, सवाल करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम m निकालेंगे बेटा। m एक संख्या है जिसको निकाला जाता है 360 बटे थीटा से। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, फॉलो करना है। 360 बटे थीटा, जो भी थीटा यहां दिया है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी है उसको यहां पे अपने को रखना है। अब दो ही ऑप्शन है बेटा कि या तो ये जो m है ये एक सम संख्या आ जाएगी, और या तो ये जो m है ये विषम संख्या आ जाएगी, है ना। सम मतलब जो 2 से भाग चला जाए, और विषम जो 2 से भाग न जाए। अगर m का मान एक सम संख्या है, यानी उदाहरण के लिए मैं लिख भी देता हूं 2, 4, 6, 8, 10, और m का मान विषम यानी 1, 3,
5, 7, 9, उदाहरण भी लिख दिया मैंने। तो ऐसी सिचुएशन में प्रतिबिंबों की संख्या निकलती है m-1 से, और ऐसी सिचुएशन में प्रतिबिंबों की संख्या जो निकलती है वो निकलती है m से। मतलब अगर m का मान विषम संख्या आया तो प्रतिबिंबों की संख्या भी m के बराबर है, वही आंसर। लेकिन m का मान अगर सम संख्या आया है तो प्रतिबिंबों की संख्या एक कम हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अपन एक उदाहरण भी ले सकते हैं बेटा, एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। मान लीजिए कि दो दर्पण है और उनके बीच का कोण दे रखा है सर 45 डिग्री। तो अब क्या होगा, हम सबसे पहले m निकालेंगे सर। m होगा 360 बटे 45 सर, 45 गुना 90, तो टोटल 8 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 8, और 8 तो एक सम संख्या है सर। 8 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो n का मान कैसे निकलेगा, n बराबर होता है m-1, यानी 8 - 1 मतलब 7। तो अगर सम आया तो एक कम कर दो। क्लियर है, अगर इसकी जगह ये मान 7 आता तो 7 ही आंसर हो जाता, कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, तो ये प्रतिबिंबों की संख्या का भी कभी कभी सवाल अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 अपन समतल दर्पण में पढ़ेंगे, वो है प्रतिबिंब का वेग। पॉइंट नंबर 5 है प्रतिबिंब का वेग। अब सर प्रतिबिंब का वेग जब भी आपसे पूछा जाए तो दो चीज ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, दो तरह के वेग पूछते हैं। अब ये बहुत सिंपल है कि मान लीजिए ये वस्तु है, और ये जो वस्तु है जिस वेग से दर्पण की तरफ जा रही है उसको अगर मैं u मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने कि u वेग से जो वस्तु है दर्पण की तरफ जा रही है, या अपन एक काम करते हैं vo ही लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का वेग। तो यहां कहीं प्रतिबिंब होगा सर, और प्रतिबिंब भी इसी स्पीड से यहां आ रहा होगा। ठीक है, केवल इसकी दिशा अलग होगी। तो अगर इस सिचुएशन में जबकि vo क्या है, यहां लिख देते हैं अपन, vo क्या है बेटा, vo है वस्तु का वेग। तो बेटा दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। पहली बात कि प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, प्रतिबिंब का वेग या प्रतिबिंब की चाल भी पूछी जा सकती है। तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वो आ जाएगा माइनस का vo, या इसको भी हटा ही देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा बेटा, माइनस vo। अब ये माइनस का अर्थ क्या है बेटा, कि स्पीड तो उतनी है लेकिन दिशा विपरीत है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ए को यानी वस्तु को प्रतिबिंब का कितना वेग दिखाई देगा, वस्तु को प्रतिबिंब का दिखने वाला वेग, या इसी को डायरेक्टली भी क्वेश्चन में लिख दिया जाता है आपेक्षिक वेग, कि बताइए आपेक्षिक वेग कितना है। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा ये होता है 2vo। कैसा दिखाई देगा सर उसको, माइनस का 2vo। वो वस्तु को ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब डबल स्पीड से मेरे पास आ रहा है। क्लियर है, चलिए तो सवाल इसका भी एक उदाहरण लेकर के देखें कि मान लीजिए कि दर्पण है और एक वस्तु है, वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ जा रही है सर। अगर सवाल में पूछता हूं कि बताइए प्रतिबिंब किस वेग से आ रहा होगा, तो प्रतिबिंब आ रहा होगा 2 की स्पीड से, बस विपरीत दिशा में आ रहा होगा। और इसी की जगह सवाल पूछता हूं कि एक वस्तु या एक इंसान है और ये इंसान जा रहा है सर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दर्पण की ओर, तो इसको प्रतिबिंब का कितना वेग दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वो 2 गुना होता है आपेक्षिक वेग दिखाई देने वाला वेग। क्लियर है, चलिए एक और लास्ट पॉइंट अपन समतल दर्पण में देख लेते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 6। तो इसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी दर्पण की ऊंचाई पूछी जाती है।
अब दर्पण की ऊंचाई यहां पे पूछी जा रही है, इसका अपना एक मेथड भी है सवालों को हल करने का, लेकिन इसमें दो स्पेशल केस है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको याद कर लेंगे, है ना, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है उसका। हाइट ऑफ मिरर, तो देखिए यहां पे ना दो फॉर्मूले चलते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है वो चलता है एच एम बराबर एच ओ अपॉन 2। अब यहां सर एच एम तो दर्पण की ऊंचाई है, दर्पण की ऊंचाई, और एच ओ जो है बेटा वस्तु या मनुष्य की ऊंचाई है। अब सवाल कैसा बनता है बेटा, जनरली सवाल बनता है कि मनुष्य है 6 फीट का और वो अपना पूरा प्रतिबिंब एक दर्पण में स्पष्ट रूप से देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो आप वस्तु की ऊंचाई 6 फीट यहां रखोगे, 6/2 3, तो 3 फीट का दर्पण कम से कम हमको चाहिए। ऐसे ही कभी कभी एच एम बराबर एच डब्ल्यू अपॉन 3, यह भी सूत्र लगता है। सर यहां एच डब्ल्यू क्या है? एच डब्ल्यू है बेटा दीवार यानी वॉल की ऊंचाई। अब इसका एक ही स्पेसिफिक केस अपने से पूछा जाता है बेटा, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं देख रहे, सीधे सूत्र अपन याद कर ले। जनरली सवाल क्या आता है कि एक मनुष्य कमरे के ठीक बीच में खड़ा हुआ है, इस चीज को याद रखना, ये तभी काम करता है पर यही वाला पूछा भी जाता है। तो कमरे के ठीक बीच में मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे की जो दीवार है वो सर 12 फीट ऊंची है, सामने कितना हाइट का मैं दर्पण लगाऊं कि पूरी दीवार दिखे मेरे को? तो दीवार की हाइट का 1/3, 12/3 कितना हो जाएगा बेटा? 4 फीट का दर्पण मुझे चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले पर बेस्ड, और समतल दर्पण के क्वेश्चन अब थोड़े कम भी आने लगे हैं, इसीलिए अपन ने सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। एक चीज और अपन याद रख ले, पॉइंट नंबर 7 यही बता देता हूं मैं कि एक मोटा समतल दर्पण अगर है, मोटा समतल दर्पण वस्तु के कई प्रतिबिंब बनाता है, कई प्रतिबिंब बनाता है, किंतु द्वितीय प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होता है, सर्वाधिक चमकीला होता है। ठीक है, तो पॉइंट तो और भी बहुत सारे हैं बेटा, पर इतने पॉइंट अपने को एटलीस्ट याद होना चाहिए। एक चीज और बता देता हूं अब, क्योंकि बता ही रहा हूं तो, कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण, इस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है बेटा, फोकस दूरी वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये भी अपन याद रख लेंगे। ठीक है, तो इतना अगर अपन ने याद रख लिया है तो अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो समतल दर्पण के आधार पर बनते हैं बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।